हाँ बोलिए बोलिए, क्या हो गया? क्या उसमें होगा जिस तरह मेरा काम है, तो कुल मिला के मेरे लिए तो बहुत अद्भुत देन है। और आपका मैं तो बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे को एक अद्भुत दौलत दी है, तोहफा दिया है कुदरत का, जिससे मैं अपनी जिंदगी को संवार सकता हूँ, निखार सकता हूँ। और मैं इसमें चाहूंगा कि बेटर से बेटर मैं इसमें अपने कुशलता लाऊं और ज्यादा से ज्यादा इसमें आगे बढ़ूं, क्योंकि ये मैं अपने अपने लिए नहीं, मैं जगत के लिए भी देख रहा हूँ, सभी के लिए उपकारी है और उपयोगी है ये। तो ये अद्भुत देन है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भैया आपके लिए। वंदना भैया, धन्यवाद, जय जय। बहुत सुंदर। चलिए, श्वेता दीदी आप कुछ कहेंगी? श्वेता दीदी मिश्रा। हाँ दीदी। हाँ भैया, मुझे तो रेकी के बारे में पहले से ही पता था, तो मैं तो सीखना ही चाहता हूँ। और प्रोग्राम चालू हो गया, क्लियर है मेरे। तो प्रोग्राम और चालू आज कर की बात है, इसलिए मैं थोड़ा आज एक्साइटेड हूँ। आज जो शक्तिपात के लिए मैं तैयार हूँ आज, तो उसके बाद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी जरूर कैसा रहा। चलिए, बहुत सुंदर। और आज अपन लोग इस चीज़ को थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं। किसी की और कोई जिज्ञासा इससे संबंधित रह गई हो तो वो पहले कर लीजिए। किसी को कोई डाउट, कोई और चीज़ पूछना हो इसी से संबंधित, जो अपन पढ़ चुके हैं उसमें कोई कहीं पे कुछ आपको रुकावट आ रही हो या आपको लग रहा हो कि यहाँ मुझे समझ नहीं आया, उस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। हैंड रेस कर लीजिए और जिनको भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और यदि कुछ नहीं भैया, पूछ मैं जरा ये पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी जैसे ये शक्ति पीठ पाठ करेंगे तो आप उसमें मतलब दीपक और वो जल कर रखेंगे हम? हाँ है। दीपक इसकी और जल हाँ जी जी जी। अभी। इस जी जी, एक मिनट आप म्यूट कर लीजिए। इसको शक्ति पाठ नहीं कहते हैं, कोई ये पाठ नहीं होगा यहाँ पर कि अपन रामायण का पाठ करेंगे या महाभारत का पाठ करेंगे, कोई पाठ नहीं करना है। ये शक्तिपात कहलाता है। शक्तिपात मतलब कि आपके अंदर की जो शक्ति है उसको एक्टिव किया जाएगा और उसके पश्चात ही आप किसी को हील करने के योग्य बन पाएंगे। जब तक जिस शिक्षक से आप इस विद्या को अर्जित करते हैं उसके माध्यम से शक्तिपात जब तक नहीं होता है तब तक व्यक्ति उस कार्य के योग्य नहीं कहलाता है। मतलब कुछ किसी को आप हील नहीं कर सकते, किसी को हील नहीं दे सकते, कि क्लास वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए शक्तिपात बहुत आवश्यक है। आपकी एनर्जी आपके हाथों से बहना प्रारंभ होगी और उसके बाद ही आप दूसरों को हील कर पाएंगे और अपने आप को एक जो उपचार करने वाला योग्य व्यक्ति होता है, कुशल व्यक्ति होता है, उसके रूप में जाने जाएंगे। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। तो आप लोगों की कोई भी जिज्ञासा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैं छोटे से क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपका मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोग परिपक्व हो चुके हैं। चलिए, प्रारंभ से हम लोगों ने जब रेकी प्रारंभ की थी 3rd लेवल की, और 3rd लेवल की रेखी में हमने कहाँ से प्रारंभ किया था और उसके कितने बिंदु थे, कहाँ से प्रारंभ की थी जानना और उसके कितने बिंदु थे। हैंड रेस करेंगे, कौन कौन बता सकता है? आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है? बस 2 3 नाम ही 2 3 हैंड रेस हुए हैं। हमने कहाँ से प्रारंभ किया था अपनी क्लास को और उसके कितने बिंदु हैं। जिस चीज़ से प्रारंभ किया था उसकी बिंदु पूछ रहा हूँ, ना कि ये पूछ रहा हूँ कि हमने क्या क्या समझाना है। उसकी बिंदु पूरे नहीं पूछ रहा हूँ,
जो फर्स्ट जिस चीज़ से हमने प्रारंभ किया था उसके कितने बिंदु थे, बिंदुगत कितने स्टेप थे? चलिए, तो अंतिमा दीदी बताइए। वंदना भैया जी, जो रेकी के 5 सिद्धांत है वही बताने। सबसे पहले आपने जो 5 सिद्धांत बताए थे कि हमें क्रोध नहीं करना है, हमें चिंता नहीं करनी है, सभी जीवों पे दया भाव रखना है, ईमानदारी से कार्य करना है और सबका आभार मानना है। चलिए, ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या था, पहले सबसे पूछा जाएगा। अभी उत्तर संजू दीदी बताइए। वंदना भैया जी, पहले ओरा कैसे बनाते हैं, ओरा कैसे क्लीन करते हैं, ओरा कैसे लॉक करते हैं और कहाँ पर ओरा ओपन करना है और कहाँ पर लॉक करना है, ऐसे 5 पॉइंट अपने पहले दिन पे। चलिए, पल्लवी दीदी आप बताइए। सेम ही जवाब था भैया जी। पहले हमने 5 नियम से स्टार्ट किया था, फिर हमने ओरा कैसे बनाते हैं, फिर उसको क्लीन कैसे करते हैं, अनलॉक लॉक ये देखा था। और ये भी देखा था कि रेकी कोई धर्म के लिए नहीं है, वो भी सिद्धांतों को कुछ जाना था। उसका कोई नियम नहीं कि कोई भी धर्म से ये नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। श्वेता दीदी बताइए। भैया मेरा भी सेम आंसर है कि पहले तो आपने 5 रेकी जानना है, सीखना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको क्रोध नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, काम ईमानदारी से करना है, सभी के लिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए और सभी जीवों पे दया करना है। फिर आपने ये भी सिखाया है कि ऑरा कैसे बनाना है, क्लीन कैसे करना है, लॉक अनलॉक कनेक्ट कैसे करना है और उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हमने स्टार्टिंग में सीखा था। चलिए, बहुत सुंदर। तो विशेषता तो ये है, यहाँ पर मैं इतना जानना चाहता था कि आप लोगों ने इसमें क्या सीखा है। तो देखिए, 5 जो नियम थे वो 5 नियम हम लोगों ने 3rd लेवल में नहीं सीखे हैं। 5 नियम तो हम लोग पहले 1 और 2nd लेवल में सीख करके आए थे। यहाँ पर बीच में कभी चर्चा रखी होगी, बात अलग है, पर यहाँ पर हम लोगों के लिए वो चीज़ नहीं थी। हम लोगों ने ओरा से प्रारंभ किया था कि ओरा कैसे बनाते हैं, ओरा कैसे लॉक करते हैं, कैसे अनलॉक करते हैं, फिर उसको हम लोग कैसे क्लीन कर सकते हैं। ये 4-5 चीज़ों को हम लोगों ने समझा था। तो आप लोग भी थोड़ा सा अब इस प्रकार से अपने आप को फील करें कि हम लोगों को क्लास लेना है, क्योंकि 25 तारीख से जो क्लासें प्रारंभ हो रही हैं, मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा या फिर आप लोगों से बोलूँगा कि आज श्वेता दीदी आपको क्लास लेना है, 5-10 मिनट की क्लास आप लीजिए, पल्लवी दीदी आज लीजिए, अस्मिता अंतिमा दीदी आप लीजिए, सुमंगला आई आप लीजिए। तो आपका प्रस्तुतिकरण वहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ, कोई सिखाने वाला व्यवस्थित बैठा है। तो आपके एक्सप्रेशन, आपके बोलने की तरीके, पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो, कहीं आप हिचकिचाएँ ना। और जिस चीज़ से हम लोगों को प्रारंभ करना चाहिए उस चीज़ से प्रारंभ करना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी अपन बोलने लगे। तो प्रारंभिक लेवल क्या होता है, आपके पास सारी PDF पहुँचे हैं, आप उन PDF को और अच्छे से संजो करके अपने तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहुँच चुकी हैं और 3rd लेवल की जो PDF है वो भी आपके पास पहुँच जाएगी। उसके माध्यम से आगे आप जब करेंगे उसको समझिए, पर अभी 1st और 2nd को आप लोग अच्छे से समझ करके पढ़ करके बैठिए। हो सकता है 25 तारीख से आप लोगों को क्लास वहाँ पर लेना पड़े, ठीक है? तो इसलिए सब तैयार रहें। तो हम लोग मान लीजिए क्लास प्रारंभ करेंगे, तो चीनी दीदी बताइए कि हम लोग क्लास प्रारंभ करेंगे 1st 2nd लेवल को, तो आप कैसे प्रारंभ करेंगे, क्या करके करेंगे आप? भैया हम उनको बताएंगे कि रेकी क्या होता है। रेकी सर्वव्यापी ऊर्जा है,
रेकी एक जापानी वर्ड है, जापानी शब्द है, और रे का मतलब क्या है, की का मतलब क्या है, ये बताएंगे। फिर रेकी के 5 सिद्धांत बताएंगे, और रेकी क्या नहीं है। रेकी किसी धर्म से नहीं है, जात से नहीं है, और रेकी राक्षसी वो जो शिक्षा है उससे नहीं है, तंत्र विद्या नहीं है। और रेकी के क्या लाभ हैं, रेकी खुद हील कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और जल्दी सीख सकते हैं, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है इसका, कोई एज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, और ये कैंसर तक की गंभीर बीमारी को भी हील कर सकता है। खुद की हील कर सकते हैं पहले, और फिर दूसरों की हीलिंग कैसे करते हैं, इसमें ये सब सिखाया जाता है। तो ओवरऑल उनको जिस्ट देंगे कि रेकी क्या है, क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए, और इसके सिद्धांत क्या है। वो भी जरूरी है कि कोई भी कुछ भी शुरू करने से पहले रूल्स क्या है, क्योंकि मैं लाभ, मैं ईमानदारी और सत्य बोलूंगी, और जो जो इसके सिद्धांत है 5 वो बताऊंगी मैं, कि ओवरऑल उनका पूरा जिस्ट रेकी का। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छा। आपने पूरा 1 लेवल का जो भी कोर्स होता है वो सारा का सारा आपने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर दिया है। तो इसी तरीके से जो हमने पॉइंट यहाँ पर समझे, क्योंकि जो PDF होती है, PDF में बहुत सारी चीज़ें और भी मिक्स हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, तो आपको तो उन लोगों को विशेष चीज़ों पर फोकस कराना है, ना कि पूरी PDF पढ़ कर के बताना है कि ये होता है। आपको मात्र उन चीज़ों पर जो विशेष चीज़ें हैं, विशेष फोकस है, उसी पर फोकस करते हुए उनको उन चीज़ों पर विशेष रूप से आपको इंगित करना है, बताना है कि ये इस प्रकार से होते हैं। PDF को लेकर के आपको बाँचना नहीं है। क्या नहीं करना है? बाँचना नहीं है कि हम लोग कोई शास्त्र का पढ़ रहे हों या कोई पुस्तक पढ़ के बता रहे हों, ऐसे अपन को नहीं करना है। वहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट एक एक चीज़ को कि रेकी क्या है, रेकी क्या नहीं है, रेकी के क्या सिद्धांत हैं, रेकी कैसे काम करती है, रेकी विशेष क्यों है अन्य उपचारों में। सबसे बड़ा काम ये है कि ये किसी धर्म से नहीं जुड़ी है। इसको सभी प्रकार के समाज के, संप्रदाय के सभी लोग इसको सीख सकते हैं, इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक जो नेचुरली कार्य हैं, नेचुरली चीज़ें हैं, वो किसी चीज़ से बंधी नहीं रहती, किसी भी चीज़ से बंधी नहीं है। जैसे कोई कहता है कि जैनों के साधु नग्न क्यों रहते हैं, तो जैनों के साधु प्राकृतिक जीवन जीते हैं, वो किसी चीज़ से बंध कर नहीं रहना चाहते। कपड़े हमारे बंधन के कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं? यदि कपड़े धारण करेंगे तो भाई दूसरों से याचना करना पड़ेगा, कपड़े दिलाइए, फिर उनके लिए साफ़ सफाई के लिए बंधना पड़ेगा, फिर उनके लिए धुलने के लिए चिंता अलग बनेगी, फिर रखने की चिंता अलग बनेगी, कोई ले ना जाए वो चिंता अलग। तो सारी गृहस्थी एक कपड़े के कारण से जोड़ना पड़ेगी। इसलिए नेचुरल जीवन जो जी रहे हैं, पक्षी जीवन जी रहा है, नेचुरल जीवन जी रहा है, गाय जीवन जी रही है, नेचुरल जीवन जी रही हैं। प्रकृति जो है वो प्रकृति हमेशा नेचुरल में रहती है। प्रकृति को आपने यदि नेचुरल से यदि आर्टिफिशियल किया तो प्रकृति फिर उस रूप में फल नहीं देती है। जैसे आज हम लोग धान उगाते हैं, खेती उगाते हैं, खेती में हम लोग जो अदरवाइज कहीं कहीं के केमिकल डाल करके एक्स्ट्रा अनाज प्राप्त करने की जो उम्मीद रखते हैं या कर रहे हैं व्यक्ति, तो उस स्थान का उर्वरक शक्ति कमज़ोर पड़ रही है। एक्स्ट्रा जो हमने अलग से उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल वाले औषधियाँ या जो भी डालते हैं वो डाला है, तो उसके कारण से इस समय तो अधिक फल दे सकती है, वो अनाज अच्छे आ सकते हैं, पर आगे के लिए भूमि जल जाती है, नष्ट हो जाती है, फिर आगे के लिए बंजर हो जाती है धीरे धीरे, और वो केमिकल हमारे अंदर जा कर के क्षति पहुंचाते हैं। हमारे लिए जो स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, जो बल, जो साहस, जो शक्ति मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई? क्योंकि उसको प्राकृतिक रूप से उसको फलित नहीं किया है, उसमें एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से केमिकल डाले हैं, जो केमिकल हमारे लिए और धरती के लिए, सबके लिए हानिकारक है। वैसे ही ये जो रेकी है वो रेकी नेचुरली है। दिगंबर जैन साधु भी इसको नेचुरली जीवन जीते हैं, अलग से कोई भी मिक्स नहीं करना चाहते। ये कपड़े कोई जन्म से नहीं मिले हैं, मरने के बाद छूटना है, जन्म से हम आए थे तो नंगे नहीं आए थे। तो प्राकृतिक जो जीवन है, वैसे ही ये प्रकृति को लेकर के बनी हुई है रेकी, किसी चीज़ को लेकर नहीं बनी, प्रकृति से लेकर बनी। प्रकृति जो कहती है उन्हीं सिद्धांतों पर रेकी चलती है। प्रकृति ये कहती है आपको आनंद में रहना, तो दूसरों के लिए आनंद में देखिए, आप हमेशा उनको भी अच्छा रखने का प्रयास कीजिए।
आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान दीजिए। आप दूसरों का अपमान करें और आप सोचें कि वो हमारा सम्मान करें, तो ऐसा कभी भी प्रकृति का सिद्धांत नहीं है। आप दूसरों की निंदा करें और आप सोचें कि हमारी प्रशंसा हो, तो ये कभी भी सिद्धांत नहीं बन सकता है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि आपका कोई मित्र आकर के आपसे किसी की कहता है कि उस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसा बोला, वो बहुत बुरा बोलता है, आपके लिए ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, तो आप ये मत सोच लेना कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है जो हमें सारी चीज़ें बता देता है। ऐसा मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि जो सामने वाले की बुराई कर सकता है, तो कल मेरी भी जाकर सामने वाले से बुराई करेगा। उसके सिद्धांत ही है बुराई करना। तो इसीलिए सिद्धांत प्रकृति की ये कहते हैं कि आप अच्छे रहना चाहते हैं तो दूसरों को भी अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। आप भला चाहते हैं तो दूसरों का भी भला करने का प्रयास कीजिए। आप सम्मान चाहते हैं तो सामने वाले को भी सम्मान देने का प्रयास कीजिए। ये आपके सिद्धांत हैं, प्राकृतिक सिद्धांत, इन्हीं को लेकर के रेकी चलती है। चलिएगा, तो आप सब लोग अच्छे तरीके से यहाँ जुड़े हुए हैं और शायद मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आज जुड़ नहीं पाए हैं। और शक्तिपात यदि नहीं होगा सबका, तो फिर अलग अलग से शक्तिपात होते नहीं हैं, शक्तिपात की रिकॉर्डिंग होती नहीं है। ये सिद्धांत है रेकी के, शक्तिपात की कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती है। उन्हें रिकॉर्डिंग की जाती है, कर भी ली तो भी दी नहीं जाती है। इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं वो सब आपके अनुभव से दी जाती हैं। जो कर रहे हैं, सीखे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो अपने अनुभव से उस शक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और वो शक्ति बांटी नहीं जाती। आप 4 चीज़ें लिख लीजिए, अब आपके पास पेन कॉपी यदि हो तो 4 चीज़ों को नोट कर लीजिए। पहली चीज़ है औषधि। पहला क्या हो भैया? औषधि, औषधि, औषधि। हो गया। दूसरा है मंत्र, मंत्र। तीसरा है मंत्रणा, मंत्रणा। और चौथा है स्वप्न। आ गए समझ में? पहला है औषधि, जिससे हम लोग उपचार करते हैं, वो औषधि। दूसरा है मंत्र और तीसरी है मंत्रणा और चौथा है स्वप्न, स्वप्न जो हमें स्वप्न देखते हैं, कई लोग सपने आते हैं, वो स्वप्न। अब इनके बारे में समझ लीजिए। जब भी पुराने जो वैद्य होते थे, पुराने जो वैद्य होते थे, जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख करके, आपके चेहरे की स्थिति देख करके, आपके शारीरिक स्थिति को देख करके बता देते थे कि इनको ये प्रकार का रोग है। जैसे आपने सुना होगा, जब श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान वहाँ पर एक मुनि महाराज आए थे और उनको औषधि दी थी, तीर्थंकर प्रकृति के बंद किया था। तो उस समय जब नेमिनाथ जी ने उन मुनिराज के रोग को जानने के लिए वैद्य को बुलाया था, उस वैद्य ने, क्योंकि मुनिराज अपने रोग दिखाते नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है वो दिखाते नहीं, सब सहन करते हैं और अपनी साधना करते हैं। तो पूर्वज जो मुनि होते थे, चतुर्थ काल के साधना वाले मुनि होते थे, तो किसी को बताते नहीं थे, किसी को दिखाते नहीं थे, अपने रोग स्वयं सहन करते थे शांति से और अपना आनंद में जीवन जीते थे। वो सोचते थे कि शरीर गल रहा है, सड़ रहा है, इसको एकदम जलना ही है, गलना है, इसके लिए क्या अपने लिए फालतू में अपने विचारों को परिवर्तन करना या अपने समय को खराब करना। तो उस समय शरीर में अति वेदना होने पर भी मुनिराज कभी किसी को बताते नहीं थे, साधना में लीन रहते थे। पर श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि कुछ वेदना है और श्री कृष्ण ने जाकर एक वैद्य को बुलाया, वैद्य को बुला करके बोल दिया कि ये हमारे मुनिराज कभी भी किसी को कोई चीज़ दिखाएंगे नहीं। आप सोचो कि नाभि देख करके बताओ, कि नाड़ी देख कर बताओ, उनका चेहरा दिखाओ, कि आँख दिखाओ, उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप वैद्य हैं और देखने आए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वैद्य आए देखने के लिए तो वो वहाँ से चले जाएंगे और वो दिखाएंगे नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। तो उस समय उन श्री कृष्ण ने वैद्य को बताया और वैद्य ने वहाँ पर देख कर के दूर से ही जान लिया कि इनको ये प्रॉब्लम है और इस औषधि से ये ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे पहले के जो वैद्य होते थे दूर से देख कर के बता देते थे, पर औषधि बताते थे
औषधि में क्या कंटेंट मिलाया गया है वो किसी को नहीं बताते थे। ये एक सिद्धांत है। वैद्य यदि अपनी कंटेंट बता देगा क्या क्या मैंने मिलाया है तो उसकी सारी विद्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सिद्धांत होता है। कभी भी पुराने वैद्य वगैरह जो औषधि देते थे वो बताते नहीं थे कि इसमें ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, नहीं बताते। आप औषधि लीजिए, बस ठीक हो जाइए, आप बस आनंद लीजिए। वैसे ही दूसरी चीज़ है मंत्र। ध्यान से समझ लीजिए अच्छे से। आप अभी किसी भी मंत्र की साधना जैसे आपको करना ही चाहिए। अभी किसी का हमारे पास मैसेज आया था, इसका मुझे पता नहीं कि हम लोग किसी दूसरे का ओरा स्कैन कैसे कर सकते हैं। किसी ने पूछा था, शायद अपन समय में किसी ने होगा, स्कैन कैसे कर सकते हैं हम दूसरे के ओरे को। दूसरे के ओरे को स्कैन करने से पहले आपको अपने ओरे को बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाना है और वो साधना के माध्यम से बना सकते हैं। आप अपने ओरे को डेली क्लियर करिए, 7 चक्रों का थोड़ा थोड़ा सा ध्यान करिएगा और जो आपको साधना का एक मैसेज मैंने भेजा उस अकॉर्डिंग आप लोग साधना करिएगा। तो आप जब परिपक्व हो जाएंगे तो आपको अपने आप में कुछ कुछ अनुभूतियाँ होंगी, अंदर से ज्ञान होने लगेगा, कुछ कुछ चीज़ों को देखकर आपको आभास होने लगेगा। जैसे मान के चलिए कि पीछे कोई व्यक्ति आपके खड़ा हुआ है, भले आपने नहीं देखा पर उसके आवाज़ से आपको पता चलेगा कि कोई मेरे पास आसपास आया है। और उस आवाज़ से आप ये भी पता लगा सकेंगे कि ये व्यक्ति नेगेटिव सोच का वाला है कि पॉजिटिव सोच वाला है, इससे मुझे बात करने में लाभ है या हानि है। आपको महसूस हो जाएगा कि यदि उसके थोड़े से, यदि आपको थोड़ा सा और कमज़ोर रहा, थोड़ा कमज़ोर, तो आप उसकी बात से समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव सोच वाला है कि पॉजिटिव सोच वाला है, इससे बात करने से लाभ है कि हानि है। ये सारी चीज़ें ये सब आपके ओरा और चक्रों पर, आपकी साधना पर डिपेंड करता है। ठीक है। अन्य लोग, जैसे मैंने भी रेकी सीखी है, तो रेकी जो सीखी है आप लोग तो जितने भी सीख रहे हैं उतने में तो हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड लेवल भी नहीं सीखा था। 7100 रुपये तो कुछ व्यवस्थित, मतलब 11 हज़ार रुपये फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल को सीखने में लगे हैं, काफ़ी सारे खर्चे, पर वो कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर आप लोग भी जिससे राशि ली गई है, ये सारी राशियाँ हम लोग बच्चे, जो अनाथ बच्चे हैं या जो बच्चे कमज़ोर पार्टी के हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए सारे डोनेट करते हैं ताकि वे बच्चे आगे पढ़ सकें, आगे अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, उनके भी जीवन में कुछ नया प्रस्तुत हो सके, वो भी कभी जीना सीख सकें कि हम लोग भी कैसे जी सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। ये नहीं है कि भैया जी अपने पास बहुत इकट्ठा करके रखे होंगे, नहीं, जो भी प्राप्त होता है कुछ ना कुछ हम लोग उन बच्चों के लिए कार्य करते रहते हैं। अब हम लोग यदि आपसे ऐसे ही कहते कि भाई उस बच्चे को पढ़ाई करना है तो आप कुछ डोनेट कर दीजिए, तो आप 17 चीज़ें पूछते कि उसकी वो भेज दीजिए, आप उसकी फ़ोटो भेजिए, फिर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भेजिए, तब हम लोग कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें करके देख ली हैं, लोगों नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये विचार बनाया है कि क्लास आदि के माध्यम से जो राशियाँ आएंगी, ऐसे लोगों में भी हम लोग खर्चा करेंगे कुछ राशियाँ, जिन लोगों को पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या जो बच्चे बेचारे ज़्यादा एजुकेटेड अच्छी स्कूलों में नहीं जा सकते, उनकी फ़ीस जमा करना है, उनको किसी प्रकार के कोई व्यापार धंधा रुका हुआ था, ऐसे गरीब स्थिति में उनको थोड़ा सा सहयोग करना है। इन चीज़ों में इस राशि का सदुपयोग करके हम लोग इस सब परिवारों को आगे बढ़ाने की भावनाएं रखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग भी किसी भी प्रकार से ये कार्य आगे बढ़ाएं, तो आप लोग भी फ्री में ना करें और अच्छे खासे जो भी आपसे बन सके वैसी राशि को एकत्रित करें। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कर सकते हैं उसको करें और इस राशि को कहीं ना कहीं अच्छे कामों में ज़रूर लगाएं, तब आपका ओरा क्लियर रहेगा। यदि हम लोग अपने फैशन बढ़ाने में कि चलो भाई पैसा आ रहा है तो अच्छा खाओ, अच्छा पियो, उल्टा सीधा खाओ, उल्टा सीधा पियो, अच्छा उल्टा सीधा घूमो, बाज़ारों में घूमो, अच्छे एंजॉय करो, पार्कों में जाओ, लड़के सब, मतलब गंदे संदे जो भी काम है, ये सारे काम करोगे तो आपका ना तो ओरा काम करेगा, ना चक्र काम करेंगे, ना आपकी शक्ति काम करेगी। इसलिए विशेष रूप से आपसे निवेदन है कि अपनी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है ना। आप खूब धन कमाइए, आप कमाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है,
खूब सारे लोगों को जोड़िए, अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को जोड़िए और अच्छे से कमाइए, पर उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अपने लोगों पर दया करने में लगाइए। और अपने घर में कुत्ता ज़रूर मत पालिएगा। जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, कुत्ता घर में मत पालिए। यदि आप कुत्ता घर में पालते हैं तो निश्चित तौर से आपका ऑरा कभी भी शुद्ध नहीं रह सकता, कभी भी शुद्ध नहीं रह सकता, और आपके कोई प्रभाव विशेष पड़ने वाले नहीं हैं। आप विशेष बड़े बड़े उपचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिल्ली, कुत्ता ये नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा कारण है। भले ही भी वफादार होते हैं, वफादार होना एक अलग विषय है, पर उनके अंदर की जो भावनाएं रहती हैं वे हमेशा हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि यदि किसी कुत्ते को, आवाज़ आ रही व्यवस्थित, यदि किसी कुत्ते को राजा भी बना दो, आप क्या बना दो, राजा, और सिंहासन पर बिठाल कर उसको बढ़िया मुकुट, हार, सब कुछ व्यवस्थित पहना दीजिए, अच्छे राजा बन गया है, और राजा बनने के बाद उसके सामने 56 प्रकार के भोग रख दीजिए। ये भोग रखने के बाद भी यदि उसको दरवाजे के बाहर या दरवाजे के आसपास कोई चूहा मरा दिख गया या कोई चूहा दिख गया, तो वो उन 56 प्रकार के भोगों को छोड़ कर के उसकी दृष्टि वहाँ जाएगी और उसको पकड़ने के लिए वो चला जाएगा, उस मांस को खाने वो चला जाएगा। ऐसी हिंसक प्रवृत्ति के, दुष्प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रकृति के जो स्वभाव वाले जीव होते हैं, उनको घर में कदापि मत पालिएगा। अपने घर में पालने का ही शौक़ है तो गाय को पालिएगा, हाथी को पालिएगा, घोड़े को पालिएगा। ये सब उत्तम और मंगल माने जाते हैं। हालांकि ये सब आप ना पालेंगे पर फिर भी पालने का शौक़ रखते ही हैं तो अच्छा शौक़ रखिए। कुत्ता बिल्ली पालने का कोई शौक़ नहीं है। चलिएगा, तो हम लोग अब करते हैं शक्तिपात। और कितने लोग और शेष रह गए, शायद बहुत सारे लोग रह गए हैं जो शक्तिपात से बच जाएंगे। चीनी दीदी, कीर्ति दीदी, श्वेता दीदी, श्वेता दीदी, क्योंकि शक्तिपात एक ही बात होगा, ऐसा नहीं है कि अपन बार बार करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें बार बार नहीं होती हैं। और आप लोग भी इसकी विधि विधान को अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे शक्तिपात करते हैं। आप स्वयं जान लें और करेंगे तो उस समय आप लोग ग्रहण करें। आपके पास के जो भी जितनी भी लाइटें एक्स्ट्रा जल रही हैं उन सबको बंद कर लीजिएगा। और आप यदि चश्मा हैं तो चश्मा को निकाल करके रख दीजिएगा। आपके हाथ में कोई प्लास्टिक का कोई ब्रेसलेट वगैरह कुछ है तो उसको निकाल करके बाहर कर लीजिएगा, है ना। अपने सिरों को थोड़ी देर के लिए ढक लीजिएगा। जूते चप्पल यदि आपके कहीं आसपास भी हों तो उनको हटा लीजिएगा। बेड बिस्तर पर आप बैठे हों तो उन सारी चीज़ों से दूर हट कर के आप लोग बैठने का प्रयास कीजिएगा। वंदना भैया जी, ये कांच का बांगड़ी चलता है क्या? कांच का बैंगल, हाँ कांच का बैंगल्स चलता है क्या? हाँ उसमें हाँ, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्लास्टिक मत रखिए अकेला। चलिए भैया जी, ईयरफोन्स लगा रखे हैं तो वो चलेंगे क्या? क्या दीदी? ईयरफोन्स कान में लगा रखे हैं तो वो चलेंगे क्या? चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। भैया ये क्वेश्चन है, डायरेक्शन का कुछ है क्या? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, हाँ, किसे आप फेस करें? पूर्व उत्तर दिशा में बैठे, पूर्व या उत्तर दिशा में। पूर्व, उत्तर, ईशान्य 3 दिशाओं में शुभ माना जाता है। आप बैठ सकते हैं पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान दिशा में आप बैठ सकते हैं। शायद आज वंदना दीदी नहीं आई है। कितनी देर लगेगी भैया जी इसमें शक्तिपात में? अब वो तो आप तो आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम का यदि चिंता उतरना है नहीं भैया जी, मैं उतरना है ना, ट्रेन में बैठे भैया जी। 9:30 उतरने का टाइम है। हाँ, 9:30 तक आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत जी जी भैया। नहीं। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए, आप थोड़ी सी कमर सीधी कर लीजिएगा और कोई एक अच्छे आसन में बैठ जाइएगा।
लाइट जितनी हो सके कम करिएगा। दीपक आपके पास रखा हो, दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। पानी का गिलास आप अपने पास में रख लीजिएगा। चलिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। सभी लोग एकदम सावधान स्थिति में हो जाएं और अपने अपने वीडियो को व्यवस्थित सेट कर लें ताकि मेरी नज़र आप पर पड़ सके। जिनके भी वीडियो ऑन हैं वे सब ऑफ हैं, वो सब ऑन करके रखेंगे। कोई भी शक्तिपात में वीडियो को ऑफ करके नहीं रखेगा। मंजाली दीदी आप भी कर लीजिए।